चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, खुद पे इतराते हुए, खुद से शर्माते हुए। चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। खुल के बिखरे जो महकते गेसो, घुल गई जैसे हवा में खुशबू। मेरी हर सांस को, मेरी हर सांस को महकाते हुए, खुद पे इतराते हुए, खुद से शर्माते हुए। चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, चांदनी रात में। नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ। मेरी पिछली कहानी आपको पसंद आई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये एक डिफरेंट फ्लेवर की कहानी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मैं सीधे कहानी की शुरुआत करती हूँ। पिछले महीने जिम कॉर्बेट जाने का एक संयोग बना। हम 5-6 सहेलियाँ प्रोग्राम बनाकर गए। तो वहाँ हमने एक छोटा सा रिज़ॉर्ट बुक किया था, जिंजर ग्रास उसका नाम था। ये डेल में है, रामनगर में। तो पहले थोड़े से डाइसी हो रहे थे, लेकिन रिज़ॉर्ट को देखकर हम बहुत खुश हुए। था तो छोटा सा, लेकिन उसमें सभी ज़रूरी चीज़ें थी। बहुत खूबसूरत लॉन था, एक छोटा सा स्विमिंग पूल था, 5-6 कमरे थे और काफ़ी साफ़ सुथरा वातावरण था। वहाँ के मैनेजर और स्टाफ ने हमारे को बहुत पैम्पर किया। तो उन्होंने हमारी मर्ज़ी के मुताबिक शाम को गिटारिस्ट का आयोजन किया हुआ था। छत पर उन्होंने बारबेक्यू लगाया। बड़ा सुंदर माहौल हो रहा था, हम सब लोग एंजॉय कर रहे थे। गिटारिस्ट तो गा ही रहा था, मेरे दोस्तों ने भी बहुत गाया जो गाने के शौकीन थी। छत के ही कोने में मैनेजर साहब के कोई 2-3 मित्र भी थे, जो लोग वहाँ पर बैठे थे। जब गिटारिस्ट का गाना वाना ख़त्म हो गया, उसके बाद हम लोगों ने गेम खेलना शुरू किया कि जिसमें टेबल में बॉटल रखी जाती है और घुमाया जाता है। जिसकी तरफ भी बॉटल का मुंह आता है उसे दोस्तों की कही भी चीज़ पूरी करनी पड़ती है। तो इत्तेफाक से बॉटल का मुंह मेरी तरफ आया और मुझे कहा गया कि मैं कोई कहानी सुनाऊँ और सच्ची कहानी सुनाऊँ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं उनको एक कहानी सुनाने लगी। मैं अभी कहानी के बीच में पहुंची थी कि तब तक वो कोने से जो मैनेजर साहब के दोस्त थे, उनमें से एक जना हमारी तरफ को आया और उसने मुझसे कहा कि आपको ये कहानी किसने सुनाई? मैंने कहा मेरी कहानी है। उसने कहा नहीं, आप दिवाकर को जानती हैं? मैंने कहा नहीं, जानती तो नहीं। बोला दिवाकर मैं हूँ। तो दोस्तों, मैं हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी सोची हुई, मेरी कल्पना की कहानी में जो दिवाकर है वो साक्षात है। उसने मेरे से रिक्वेस्ट की कि मैं 10 मिनट के लिए उसकी बात सुन लूँ। तो मैं मान गई और हम छत की बाउंड्री वॉल के पास गए। उसने बड़े सम्मान से कुर्सी उठाकर मेरे लिए रखी, मुझे बैठने को कहा और फिर उसने कहा कि ये कहानी मैं आपको वो सुनाता हूँ जो मेरी कहानी थी। मुझे नहीं पता कि आपकी कहानी मेरी कहानी से कितनी मिलती है, लेकिन जो आपने अब तक सुनाई थी वो 99% मिल रही थी। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे कहानी सुनाई और दिवाकर की सुनाई हुई वो कहानी मैं आपके सामने
अपनी तरफ से प्रस्तुत कर रही हूँ कि दिवाकर एक 20-21 साल का नौजवान है। ये कहानी है, यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है दिवाकर की। दिवाकर 20-21 साल का नौजवान है और भुआली मेरी मनपसंद जगह वहाँ रहता है और बचपन से वहीं पला बड़ा है, उसकी स्कूलिंग वहीं हुई है। तो वहाँ की गलियों से, पगडंडियों से, वहाँ के पेड़ों से, वहाँ के बाज़ार से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। तो उसका बचपन वहीं बीता है। तो अब वो इंजीनियरिंग कर चुका है और घर आया हुआ है, अब बैठकर नौकरी का इंतज़ार कर रहा है। तो ऐसे ही एक दिन वो भुआली की मेन मार्केट में, आपने देखा होगा कितनी कंजेस्टेड है वो, सड़क के किनारे पूरी मार्केट की कतार लगी हुई है। तो वो भट्ट जी की दुकान पे अपने दोस्त चंदन के साथ गया। चंदन ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन बहुत काम का है घर में। वो ऐसे बच्चों की तरह है जो बहुत काम के होते हैं लेकिन उनकी रिस्पेक्ट कम होती है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नौकरी नहीं कर रहे होते। एनीवे, वो दोनों भट्ट जी की दुकान पर गए और भट्ट जी की दुकान जैसी होती है पहाड़ों में, आपको पता है, वो भी 20-25 साल 30 साल पहले की बात है। तो उसमें लकड़ी की पेटियां भरी हुई थी और एक काउंटर जैसा कुछ बनाया हुआ था, उस पर एक अंगीठी धधक रही थी और उस पर एक केतली रखी थी जिसमें कि चाय का पानी उबल रहा था। तो भट्ट जी ने इनसे पूछा कि चाय पियोगे? इन्होंने इनकार कर दिया। दिवाकर ने रौब से कहा कि आज कोका कोला पिलाई हमें। तो भट्ट जी ने 2 बोतलें कोका कोला की दोनों को थमा दी। दिवाकर का मुंह सड़क की तरफ था। वो उसी बेंच पर बैठे हुए थे जो भट्ट जी की दुकान के सामने टूटी हुई सी बेंच थी जो उनके ग्राहकों के लिए थी, उस पर बैठे थे। तो इतने में दिवाकर ने देखा कि भट्ट जी की दुकान से 4-5 दुकान छोड़कर जनरल स्टोर था जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन में था। तो वहाँ पर एक बस रुकी हुई थी और उसमें से यात्री लोग उतर कर वहाँ से कोई ज़रूरत का सामान खरीद रहे थे और बस पर साफ साफ लिखा हुआ था होटल रतन। तो वो समझ गए कि ये नैनीताल की बस है, नैनीताल जा रही है। तो उस बस की तरफ जब नज़र पड़ी दिवाकर की, तो उसने देखा कि जब बस धीरे धीरे, जब सारे यात्रियों ने अपना सामान खरीद लिया और बस में चढ़ गए, उसके बाद बस धीरे 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 से भट्ट जी की दुकान के आगे से गुजरने लगी। तो दिवाकर ने देखा कि बस की सबसे पिछली वाली खिड़की से 2-3 खिड़की छोड़ के पहले घुंघराले बालों की 2-4 लटें खिड़की से बाहर झांक रही हैं और हिल रही हैं। तो दिवाकर की नज़र उस पर अटक गई। वो देखता गया, देखता गया, देखता गया। जब बस ठीक भट्ट जी की दुकान के सामने पहुंची, उसने देखने की कोशिश की कि ये लड़की कौन है। तो लेकिन दिखाई नहीं दिया। उस लड़की का चेहरे का बायां हिस्सा, बाएं आँख का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दिया। एक तो बालों से घिरा हुआ था, दूसरा उसका चेहरा आगे को था। अजीब सा हुआ दिवाकर को। कुछ क्षण वो सोचता रहा। वो बस धीरे धीरे करके आगे निकल गई। फिर जाने अचानक क्या हुआ दिवाकर को, उसने चंदन से कहा चल स्कूटर स्टार्ट कर। उसने बोतल अपनी नीचे रखी और भट्ट जी को 10 रुपये दिए। चंदन ने कहा क्या करना है, कहाँ जाना है? अरे तू स्कूटर तो स्टार्ट कर। दिवाकर उसके पीछे बैठ गया और उसने बोला कहाँ जाना है? बोला उस बस के पीछे लगा। उसने कहा तेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, वो बस तो नैनीताल की है, देख रतन होटल लिखा हुआ है। अरे तू चला तो सही। तो ये दोनों चल पड़े। तो भुआली से नैनीताल का रास्ता करीबन 11, साढ़े 11, 12 किलोमीटर है। तो उस दरमियान दिवाकर को पता ही नहीं चला कि कब रास्ता कटा। उसकी नज़र उस खिड़की पे ही थी। वो चाहता था कभी लड़की झांक ले बाहर को, लेकिन उसने नहीं झांका। उसकी खूबसूरत लटें लहराने में थी जो कभी कभी बाहर से दिखाई देती थी उसको, और उसकी नज़र उसी खिड़की पर टिकी थी। तो बीच में चंदन बोलता भी जा रहा था कि यार तू मेरे को पिटवाएगा बाबू से, पेट्रोल के पैसे नहीं होते, वैसे ही खार खाए रहते हैं घर वाले। लेकिन वो उसकी बाजू थपथपा के कह रहा चल यार चल चल, ज़िंदगी बार बार थोड़े ना मिलती है। तो बीच में चंदन ने ये प्रपोज़ किया कि मैं बस से आगे निकाल लूँ।
उसने बोला नहीं, पीछे ही रहने दे। खैर ये लोग आधे पौने घंटे में बस नैनीताल पहुंच गई। चंदन ने इसको ठीक बस के आगे उतारा और खुद स्कूटर पार्क करने चला गया। तो बस उसी समय रुकी थी और उसमें से यात्री लोग नीचे उतर रहे थे धीरे धीरे धीरे। दिवाकर बस के दरवाजे से थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया। उसने देखा कि लड़की का हाथ थामकर उसकी माँ या बड़ी बहन उसको लेके आ रही है। दोनों साथ आ रहे हैं और वो बस से नीचे उतरने लगते हैं। तो सीढ़ी, जो 2-3 सीढ़ियाँ होती हैं, उससे नीचे उतरते हुए दिवाकर ने उसकी खूबसूरती को देखा। वो बेइंतहा खूबसूरत थी। उसके बाल इतने स्प्रिंग वाले थे, इतने घुंघराले थे कि वो मामूली घुंघराले नहीं थे। वो इतने घुंघराले थे कि जैसे स्प्रिंग होता है ना, लचकते हुए स्प्रिंग, और उसके बावजूद भी इतने लंबे, जबकि कर्ली बाल हमेशा थोड़े छोटे दिखाई देते हैं। तो उसके चेहरे को उसके बालों ने घेरा हुआ था और उसका रंग गोरा नहीं था, गेहुआ था, सुनहरी रंगत लिए हुए। उसने सफ़ेद रंग का चूड़ीदार पजामा पहना हुआ था और सफ़ेद ही ज़मीन वाला कुर्ता था, फ्राकनुमा कुर्ता, जो उस वक्त फैशन में था, जिस पर पीले और नारंगी छोटे छोटे फूल बने थे। उस लड़की के चेहरे पर न मिटने वाली मुस्कुराहट थी। उसकी आंखें तक मुस्कुरा रही थी। उसके गालों पर भंवर थे, जिसे डिम्पल कहते हैं, और होठों पर एक मंद मुस्कान। और उसकी आंखें तो इतनी खूबसूरत थी कि लगता था किसी माहिर चित्रकार ने HB पेंसिल की जो गाड़ी वाली शेड होती है ना, उससे उसकी भवें, उसकी पलकें, उसकी आंखें तराशी हों, बड़ी मेहनत से, बहुत वक्त लगाकर। इतनी खूबसूरत थी उसकी आंखें। तो उसकी बहन ने उसको सहारा देकर नीचे उतारा। बहन होगी या माँ होगी। फिर उसने उसका हाथ छोड़ दिया और अपनी साड़ी ठीक करने लगी। उसके बाद जब साड़ी ठीक कर चुकी तो उसने फिर से उसका हाथ पकड़ा और दिवाकर की तरफ को ही बढ़े, क्योंकि होटल का दरवाज़ा उसी तरफ रहा होगा। तो उस लड़की ने अपना हाथ अपनी माँ के हाथ में दिया और दूसरा हाथ भी उसने हवा में उठाया। दिवाकर को, जो अभी तक उसकी खूबसूरती से अवाक था, उसको तो ऐसा हो गया मानो काटो तो खून नहीं। वो लड़की नेत्रहीन थी। दिवाकर के मानो पैरों में जान नहीं रही और वो इसी बीच वो लड़की आगे से आती है और चलते 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 दिवाकर के पास से निकलती है। इतने करीब से निकलती है कि उसके बालों की 2 लटें उसके कान को छूती हुई चली जाती हैं और उसके बालों से निकलती हुई महक दिवाकर को हमेशा के लिए याद रह जाती है। वो यूं ही खड़ा था, तब तक चंदन आता है और बोलता है चल अब क्या करना है। वो चंदन का हाथ पकड़ता है और सड़क के किनारे जो बेंचेस थी उस पर बैठ जाता है। तुझे हुआ क्या है, चंदन पूछता है। वो कहता है कुछ नहीं। करीबन 20 मिनट वो ऐसे ही बैठे रहते हैं और फिर चल देते हैं। उसके बाद अब मैं वापस आती हूँ जिंजर ग्रास में, जहाँ की दिवाकर मुझे ये कहानी सुना रहा था। तो मैंने उससे, दिवाकर से कहा कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उसने कहा हाँ ज़रूर। लेकिन इतने में ही मैनेजर साहब आए और उन्होंने कहा कि डिनर सर्व हो गया है और ठंडा हो जाएगा, प्लीज़ आप लोग खाना खा लीजिए। मेरी सहेलियाँ पहले नीचे जा चुकी थी। फिर हम लोग नीचे उतर आए और खाना पीना खाकर अपने अपने रूम्स में चले गए। अगली सुबह वापसी की तैयारी थी और गाड़ी में सामान रखा जा रहा था। और मैनेजर से परमिशन लेकर मेरे दोस्त अपने बालों में फूल लगा रहे थे तोड़कर और फ़ोटो शूट कर रहे थे
कोई झूले में बैठकर, कोई स्विमिंग पूल के किनारे या पेड़ों के बीच में, ऐसे झूला भी था वहाँ पर उसमें भी। तो मैं गेट के पास खड़ी थी, इतनी देर में दिवाकर भी बाहर आया और मेरी तरफ को आया। मैं भी उसकी तरफ बढ़ी। मैंने कहा दिवाकर मुझे कुछ पूछना था। उसने कहा हाँ, मैं इसीलिए आपके पास आ रहा था। मैंने कहा दिवाकर ये बताओ, तुम्हें इतनी डिटेल्स कैसे याद हैं कि उसने सफ़ेद तो मान लिया कि उस पर ऑरेंज और पीले फूल थे कुर्ते पर, माथे पर नामालूम सी बिंदी थी। उसने कहा कि कुछ एहसास होते हैं जो हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं, ये वही एहसास था। मैंने उसको बोला क्या ये प्यार था? उसने कहा सरला जी, ये प्यार से भी आगे का एहसास था। और ये एहसास मेरे साथ मरते दम तक जाएगा, मेरी आखिरी सांस तक जाएगा। वो मैं कभी कभी अभी भी महसूस करता हूँ उस बात को। करीबन 30 साल गुजर चुके हैं। और जब वो प्यार की बात कर रहा था ना, वो मेरे से नज़रें चुरा रहा था। फिर मैंने पूछा उसको कि इस घटना से तुम्हारे पर क्या प्रभाव पड़ा जो तुम्हें इतना याद रहा? उसने कहा मेरे दिमाग में ये रहा, मैं सचमुच से तब करता था या नहीं करता था, लेकिन मैं अब करता हूँ। वो एहसास मेरे अंदर ज़िंदा है, प्यार का एहसास। और दूसरी बात है उसकी नेत्रहीनता को लेकर, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि प्रकृति ने उसके साथ न्याय नहीं किया। वो इतनी खूबसूरत, उसको सारी दुनिया ने देखा, लेकिन प्रकृति में बिखरी हुई खूबसूरती को वो नहीं देख पाती थी। और उसकी आंखें इतनी जीवंत थी कि लगा ही नहीं कि वो नेत्रहीन है, जब तक कि उसने दूसरा हाथ उठाकर सहारे के लिए और मेरे बिल्कुल करीब से गुजर गई, उसे मालूम तक न चला। उसने कहा मैं कल रात आपको कहानी सुनाने के बाद सब कुछ रिवाइव हुआ मुझे, और मैं उस एहसास में रहा, एक बहुत उदास रहा मैं कल। लेकिन मुझे ताज्जुब ये है कि आपने इस कहानी को कहाँ देखा, कैसे सोचा। मैंने दिवाकर से यही कहा कि मैंने कहा मुझे खुद नहीं मालूम कि मैंने इसे कैसे सोचा। तो ये थी कहानी आज की। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं भी जीवन में होती हैं और चारों तरफ होती हैं, बहुत बार होती हैं। और मेरे को लगता है कि हर किसी के साथ कुछ न कुछ ऐसा वाक़या ज़रूर होता है जो उसे जीवन भर याद रहता है, जीवन भर। तो आप लोग भी अपने मन को टटोलिए, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होगा ज़रूर। मैं फिर मिलती हूँ अगली कहानी के साथ आपको अगली बार। नमस्कार।